हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल्स की क्लास 8, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। कि अगर क्लास 3 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो इसमें बताना है हमें टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ होगा। प्रयोगशाला विधि, जो कि सबसे मेन यूज़ होती है साइंस के लिए। नेक्स्ट है समूह वार्तालाप विधि, व्याख्यान विधि या सृजनात्मक क्रियाकलाप। तो कक्षा 3 मीन्स प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा सृजनात्मक क्रियाकलाप द्वारा शिक्षा देना। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है। तो अच्छे प्रश्न बनाना एक कठिन कार्य है। इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं। हो सकता है कि सम्मिलित प्रश्न नियोजित ना हो, या हो सकता है कि लोग प्रश्नों के उत्तर देने में रुचि ना रखते हों। तो इनमें से दोष नहीं है, मीन्स इसका गुण जो है वो होगा। इस विधि से अनेक व्यक्तियों के अलग अलग विचार जाने जा सकते हैं। उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे कौन से बच्चे होते हैं। तो समस्यात्मक बालकों के लिए हमेशा उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत बालक की समस्या के कारणों का पता लगाकर फिर उनका निदान किया जाता है। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। एक प्रभावशाली शिक्षार्थी कौन है। बहुमुखी जो होगा, या बहुत परिश्रमी होगा, अभिसारी चिंतक होगा, या अपसारी चिंतक होगा। तो इसमें होगा हमारा आंसर अपसारी चिंतक। अपसारी चिंतक इसका मीनिंग होगा इस प्रकार के चिंतन में समस्या के अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिवादिता की समस्या सूचित नहीं करता है। दिशा निर्देश के अनुसार अनुसरण में समस्या, उदासी, ठोकर लगने पर भय होना, या दूरी मापने में असमर्थता। तो दृष्टिवादिता में उदासी हो सकती है, उससे पता चल सकता है कि उन्हें अगर नहीं दिखाई दे रहा सही से, या ठोकर लगने पर भय लगेगा, और दूरी मापने में असमर्थता होगी। लेकिन दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या ये इसको सूचित नहीं करता। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए क्या उचित है। तो सबसे मेन है बच्चों से प्रश्न पूछना। ऑप्शन डी। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें होगा कि उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। तो जो अधिगमकर्ता मीन्स बाल केंद्रित विधि होगी, उसका तात्पर्य होगा जहाँ पर अधिगम वे विधियाँ जहाँ पर अधिगम में अधिगमकर्ता को अपनी पहल और प्रयास उनके सम्मिलित रहते हैं, जिससे कि अधिगमकर्ता की रुचि व उत्साह बना रहता है। बाल केंद्रित शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है। या इसमें होगा बाल केंद्रित शिक्षा की जो प्रमुख विशेषता है उसमें है कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षण विधि में दो या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं और पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। तो इस विधि को कहा जाएगा टोली शिक्षण, जिसमें भी दो या दो से अधिक शिक्षक होंगे तो वो होगा टोली शिक्षण। और इस प्रविधि का विकास यूएसए में 1950 से 60 के दशक के बीच में हुआ था। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। समानता की भावना का विकास करना ये ठीक है। धनात्मक आत्मसम्मान का विकास भी होता है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास करना, यही हो जाएगा हमारा गलत। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। इसे उचित वातावरण चाहिए, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, या अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण।
तो इसमें हमारा जो उचित वातावरण चाहिए ये भी ठीक होगा, और सहायक सामग्री जो है वो अधिगम में मदद करती है ये भी, और अभिप्रेरणा भी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, ये गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन, क्योंकि अधिगम का परिपक्वता से भी संबंध होता है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए? तो यह सहयोग व शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। इसीलिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में खेल विधि को शिक्षण कौशल में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है? तो इसमें यही आएगा कि इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है? विषय वस्तु को समझने की समस्या, कक्ष में अनुशासनहीनता, परीक्षा में नकल करना, या कक्षा में देरी से पहुंचना। तो इसमें जो होगा वो होगा ऑप्शन हमारा ए, विषय वस्तु को समझने की समस्या शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है। अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वह क्या होगा? अभ्यास द्वारा सीखना जिसका व्यवहार का परिमार्जन है, जिसके द्वारा व्यवहार को नियंत्रित व विकसित करना होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि क्या है? प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनकी जो IQ बुद्धि लब्धि है वो बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर होगा वो अवलोकन भी अच्छे से कर सकते हैं, बुद्धि परीक्षण भी अच्छा होता है उनका, और व्यक्तित्व परीक्षण भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? तो व्यवहार व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी भी होनी चाहिए, और समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से दीर्घ और सतत संपर्क होना चाहिए। निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग होना चाहिए, लेकिन धैर्यशीलता को वहां पर अधिक होना चाहिए, ना कि कम। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। यह कथन किसका है? तो सूक्ष्म शिक्षण की ये जो डेफिनेशन है ये दी है DW एलन ने, ऑप्शन ए। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन कौन से शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो जो हमारा पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर चलना होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके सर्वांगीण विकास में। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा जो शिक्षण का तरीका होगा वो होगा सृजनात्मक क्रियाकलाप कराना। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण की खेल विधि होती है वो आधारित होती है विकास तथा वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? धीमी गति से सीखने वाले वे विशिष्ट बालक होते हैं, सृजनशील भी और शारीरिक रूप से विकलांग भी। लेकिन जो साधन संपन्न बालक है यह विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है। किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण होगा? तो किसी भी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना होगा इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक निरीक्षण। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो समावेशी कक्षा जो है वो ये होती है जिसमें सभी प्रकार की योग्यता वाले विद्यार्थी एक साथ एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना के अनुसार उन्हें अवसर मिले। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो शिक्षण कुशलता से जो संबंधित शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक सभी शिक्षक कौशलों में अच्छा होना चाहिए। जैसे कि इसमें कौन कौन से कौशल होंगे? श्यामपट्ट कौशल होता है मीन्स श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना मीन्स प्रश्न कौशल, प्रश्न पूछना, इस टाइप के सारे कौशल होंगे। जैसे स्पष्टीकरण कौशल, प्रतिपुष्टि मीन्स उनका फीडबैक लेना कि उन्हें कितना सीखा है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दबाव स्ट्रेस को कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक क्या है?
कम अवधि की परीक्षाओं की ओर अंतरण, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन करना, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं, या विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो इसमें सही आंसर होगा कि कम अवधि की परीक्षाओं की ओर अंतरण करना। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होगा? छात्रों की प्रगति का आकलन करना, या फिर कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना। तो इसमें होगा आंसर शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान और क्षमता का मूल्यांकन करना। कौशल सीखने की सबसे पहली अवस्था जो है वो होती है, प्रथम चरण होता है अनुकरण करना, मीन्स किसी की नकल करके सीखना। तो अनुकरण के द्वारा बालक किसी कार्य को करने का प्रयत्न करता है जिससे कि कार्य और जो कार्य में उत्पन्न समस्याएं उसको भी समझने का प्रयास करता है। शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम क्या है? शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम अभ्यास भी है, क्रियाशीलता भी है और प्रत्यक्षीकरण भी है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। प्रयोग प्रदर्शन विधि सबसे अधिक उपयुक्त होती है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होती है विज्ञान विषय में, और भूगोल विषय में यूज होगी भ्रमण विधि, और भाषा विषय मतलब हिंदी में यूज होगी कहानी कथन विधि। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों तथा प्रक्रियाओं को जहाँ भी हमारा याद या कंठस्थ या रटने वाली चीज़ हो जाएगी वही होगा हमारा आंसर गलत। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे क्या नहीं करना चाहिए? तो विशेष ध्यान के लिए उसे अपने समकक्षियों से अलग करना, यही होगा हमारा गलत। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है? व्यवहार का सीखना, यह भी एक प्रकार की व्यवहार का अध्ययन सीखना है, तो यह एक प्रकार के अध्ययन की श्रेणी में नहीं आता है। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती के रूप में लेना चाहिए, या शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन के एक जटिल अनुभव के रूप में लेना चाहिए, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में? तो इसमें होगा कि विद्यालय जीवन के समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में लेना चाहिए। मूल्यांकन मीन्स असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इसका मुख्य उद्देश्य होगा सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना और फिर उनका उपचार करना। सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वो होता है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना। शिक्षण अधिगम का कौन सा सिद्धांत नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत भी है, प्रेरणा का भी और रुचि का भी, लेकिन जो प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि है ये एक शिक्षण प्रविधि है, ना कि सिद्धांत। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर भी, वर्णन भी, कहानी कथन भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, ये गलत होगा। शिवानी को ध्यान बटा देना चाहिए, ये भी गलत होगा। इसमें होगा सही आंसर शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है, तो यह है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। समर्थन प्राप्त करना, विशेषताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना, लेकिन परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। इसके अलावा ये सारी जो तकनीकें हैं तीनों वो चिंता को दूर करती हैं। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे कि उससे बातचीत करेंगे। नेक्स्ट, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो उसमें सबसे अच्छा होगा कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो उनसे समझ और अनुप्रयोग आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि
आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।